हेलो गाइस, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ अपनी ये इंग्लिश की दूसरी बेसिक की वीडियो, जिसमें मैं सबसे पहले इज एम आर के यूज़ यानी कि यूज़ ऑफ टू बी फॉर्म्स कराने वाला हूँ। जिसमें आज हम जानेंगे कि इज एम आर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, इनको लेकर के सेंटेंस कैसे बनते हैं और ये किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। बेसिकली हम जब हम टू बी फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर इसकी जानकारी लिखी है। यदि वाक्य में है, हो, हूं आदि के अतिरिक्त कोई क्रिया ना दे रखे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई वर्ब ना हो और ये है, हूं, हो वर्ड दिए हुए हो हिंदी में, तो ऐसे में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो खास बात क्या है कि कुछ वर्ब्स जैसे कि डू और प्ले और स्विम, इस तरह की जो वर्ब्स हैं, अगर ये वर्ब आ रही होती है तो हम इनका यूज ऐसे नहीं करते क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो हम इनका यूज तब करेंगे जब इस तरह की कोई वर्ब इसमें ना दी हुई हो। तो यहां पर सबसे पहले एम का मीनिंग होता है हूं, जिसको एम को सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। आई एम अ बॉय, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, इस तरह से। नेक्स्ट है आर। आर का अर्थ होता है हो और आर का प्रयोग बहुवचन करता है, जैसे कि यू, वी, दे, राम एंड श्याम, बॉयज, बुक्स, etc। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है राम एंड श्याम। देखो, दो शब्दों को एंड से कनेक्ट किया हुआ है, तभी इसके साथ में ये दोनों के दोनों जुड़ करके क्या हो गए, प्लूरल हो गए। इसीलिए इनके संग क्या यूज होगा, आर। जैसे कि यू आर डॉक्टर्स, तुम डॉक्टर हो, इस तरह के वाक्य। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर इज का मीनिंग होता है, जिसमें इज का प्रयोग एक वचन करता है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट, राम, श्याम, बॉय, बुक, कैट, डॉग, etc के, यानी कि और भी अन्य कई सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में इज का यूज होगा। ऐसे में आप इसी चीज को याद इस बॉक्स के थ्रू भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ नोट में लिखा है, अगर और आसानी समझना है तो आप इस बॉक्स को देखें, जहां पर फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, सिंगुलर में और प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ही, शी, इट, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, बुक, डॉग आदि शब्द आते हैं। और प्लूरल में ये वाले दे, माने वे सब वे लोग। मैं आपको ये सब चीजें पहले ही करा चुका हूं अपनी पहली वीडियो में। इसके साथ साथ बॉयज राम एंड श्याम, जैसे कि मैंने बताया, गर्ल्स, बुक्स, डॉग्स, etc। ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हम एम की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होगा। यू और यू आर का प्रयोग जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में होगा, जैसे कि थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन के जो प्लूरल सब्जेक्ट है उन सबके साथ तो होगा, लेकिन सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि यू के साथ भी आर का ही यूज होगा। तो आप ऐसे बॉक्स बना करके याद रख सकते हैं कि यू किस किस के साथ में, सॉरी आर किस किस के साथ में लगेगा। और थर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द है इज, जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। यहां पर आप सब्जेक्ट भी डालने हैं, ठीक है गाइस। तो ये है अब तक जो मैंने इसे बताया, ये था मेरा इज एम आर का यूज। और अब मैं बताने वाला हूं इज एम आर से सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं। तो गाइज मैं इसको रफ करने वाला हूं, आप जितनी जल्दी हो सके इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने अपनी तरफ से इसको पहले लिख करके अपनी वीडियो को आधा या उससे भी कम समय का बनाने के लिए कोशिश की है। तो गाइज सबसे पहले आप इसको उतार लें। तो गाइज आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में वाक्य बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। वैसे ये तरीके 4 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है ए पॉइंट में सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इन वाक्य में रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर में से जो भी कुछ आपको लगे ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसका प्रयोग करें। यहां पर हम जानते हैं सब्जेक्ट आप सबने मेरी फर्स्ट वीडियो में पढ़े होंगे,
इज एम आर का भी आपने यूज सीखा है, लेकिन यहां ध्यान दें कि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैंने आपको भी बॉक्स में बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। या फिर अदर थिंग्स, जो बची हुई चीजें होंगी वो लास्ट में आएंगी। जैसे कि नंबर 1 सेंटेंस, मैं राजीव हूं, तो क्या हो गया, मैं का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो आई आ गया, उसके बाद में हूं के अकॉर्डिंग आई के साथ मैंने बताया सिर्फ एम लगता है, और अंत में जो बचा वहां पर आ गया राजीव। ध्यान रखिएगा, इस कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए सबसे सही आदत होता है कैपिटलाइजेशन का सही तरह से यूज करना। जैसे सबसे पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम हो तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। नंबर दूसरे सेंटेंस में, वह एक डॉक्टर है, तो वह के लिए आप जैसा समझेंगे, अगर वो लड़का है तो ही लगाएं, अगर लड़की है तो शी लगाएं। तो ही इज अ, एक डॉक्टर के लिए अ डॉक्टर। नंबर 3, तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या हो जाएगा गाइस, यू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी, जिसके अंदर हमारे निगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इस निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, जिसमें न, नहीं या कभी नहीं देखने को मिलेगा। न, नहीं और कभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे निषेधात्मक या कह लो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इज एम या आर के बाद नॉट लगाओ। ओके गाइस, जैसे कि, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब जो रूल बनेगा ये वाला, सब्जेक्ट जैसे का तैसा प्लस इज एम आर, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर से यहां पर बस क्या आएगा, इज एम आर के बाद में नॉट लग जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि बची हुई चीजें या फिर इंफॉर्मेशन। जैसे कि इसका पहले सेंटेंस बनाते हैं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा गाइस, आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एम, और एम के बाद में आई सब्जेक्ट हो गया, एम आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट, क्या, एक अध्यापक, तो फिर नॉट अ टीचर। नेक्स्ट नंबर 2 में, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो क्या हो जाएगा गाइस, यू आर नॉट माई ब्रदर। नंबर 3, वह एक रानी नहीं है, तो शी इज नॉट अ क्वीन।
वे कायर नहीं है, तो दे के अकॉर्डिंग आर, फिर नॉट कावर्ड्स। ओके गाइज, सो इस तरह से वाक्य हम बनाएंगे। ये दो टाइप हैं, सिंपल और नेगेटिव। इसके बाद में हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। जिनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो हमेशा सवाल पूछने का यानी प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो गाइस, तो अगला पार्ट है पार्ट नंबर सी, जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने दोनों पहले ही लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम बचे। जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, मैंने उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग रूल लिखे हैं। आप पहले उनको समझें, उसके बाद में आगे का नोट डाउन करें प्लीज। सबसे पहला रूल, जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो ऐसे वाक्य में एम इज आर में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को सब्जेक्ट से पहले लगा दे। मतलब पहले जो नॉर्मल सेंटेंस बन रहा था उसी में सब्जेक्ट से पहले अगर इज एम आर आ जाता है, आप ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इसका मतलब वो क्या वाला सेंटेंस बन गया। क्या वाले सेंटेंस का अर्थ यानी कि उस सेंटेंस में क्या का अर्थ भी निकल कर आएगा। ऐसे में जैसे पहला सेंटेंस, क्या तुम चोर हो, अगर सेंटेंस सिर्फ तुम चोर हो होता तो होता यू आर अ थीफ, लेकिन हो गया अगर क्या पहले आ गया तो उसमें क्या यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई जो कि क्या का अर्थ अपने आप में देगी। जैसे कि क्या तुम चोर हो तो आर यू अ थीफ। ऐसे ही क्या वह तुम्हारी अध्यापिका है तो इज पहले लग गया। जहां पर अगर सब्जेक्ट से पहले इज लगा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो इज शी योर टीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस की पहचान ही क्वेश्चन मार्क होती है, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अंत में क्या वे छात्र हैं तो आर दे स्टूडेंट्स। गाइस, हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां सब्जेक्ट की वर्ब के साथ में कुछ समझौते होते हैं कि जैसे आप वैसे मैं, यानी कि इक्वलिटी देखी जाती है। ऐसे में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, इवन हर एक पार्ट सेंटेंस का सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो यानी कि एक पूरा सेंटेंस सब कुछ प्लूरल होता चला जाएगा। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब देखो प्लूरल लगी, सब्जेक्ट भी प्लूरल, तो नाउन भी प्लूरल की ही लगी। ओके गाइस, तो क्या वे छात्र हैं तो आर दे स्टूडेंट्स। हमें पता पड़ रहा है कि वे यहाँ पर कई सारे जन है, तो इसलिए स्टूडेंट की जगह हमने क्या लिखा, स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये होता कि क्या वह छात्र है तो वह के लिए सिंगुलर में ही लगता है, तो इज ही अ स्टूडेंट हो जाता। तो ध्यान रखें इस चीज का, आपको सब्जेक्ट वर्ब और टू बी फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे टाइप के सेंटेंस है, लेकिन जब दूसरा रूल ध्यान दें, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, कैसे, कहां, क्यों, कब आदि आए तो इनके लिए अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, हु, etc लगा। मतलब कि जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं उनको आपको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लाना पड़ेगा। इससे पहले लगाओगे, उसके बाद में यानी WH फैमिली वर्ड के बाद में इज एम आर का यूज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके लिए मैंने रूल यहां पर लिखा, पहले ये वाला
रूल लिखें, इसके बाद में 2 सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखें। तो रूल है WH फैमिली वर्ड, उससे पहले आगे देखो पूरी फॉर्मेशन वही है, जहां आपने पहले इज एम आर लगाया था, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया था, फिर ऑब्जेक्ट लगाया था, बिल्कुल इसी का सेम टू सेम। देखो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बस क्या अंतर हुआ कि जो WH फैमिली वर्ड है जो वाक्य के बीच में आए थे उसको सबसे पहले लगाया जाएगा। आपको बस ये छोटी सी बारीक चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि तुम छुट्टी पर क्यों हो, तो वाई आर यू ऑन लीव, तो देखो यहाँ पर वाई पहले जुड़ गया। बाकी पूरा सेंटेंस आर यू ऑन लीव होता तो क्या तुम छुट्टी पर हो ये होता, लेकिन वाई लग गया तो इसका मतलब क्या तुम आज छुट्टी पर हो या फिर तुम आज छुट्टी पर क्यों हो। क्यों हो वाले मीनिंग दिया क्योंकि यहाँ पर बीच में वाक्य में क्यों आ गया, इसीलिए हमने वाई लगाया। ऐसी दूसरी सेंटेंस, वह तुम्हारा दोस्त कैसे है, तो हाउ इज ही योर फ्रेंड। तो गाइज ये था सेंटेंस का दूसरा टाइप। अब हम लास्ट टाइप का सेंटेंस करते हैं, फोर्थ, जिसमें हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जहां पर इंटरोगेटिव और नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ एक ही वाक्य के अंदर आएंगे, दोनों प्रकार के आएंगे। जैसे कि इसकी फॉर्मेशन के लिए जो रूल है वो है WH फैमिली वर्ड। अब यहाँ पर मैंने 2 की जगह एक ही रूल लिखा, अंतर बस इतना है कि अगर वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो आप उसका यूज पहले करेंगे और उसके बाद में इज एम आर का यूज करेंगे, जैसे कि। और दूसरा मेजर चेंज इसमें वही नेगेटिव सेंटेंस वाला है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है, तो इज शी नॉट योर सिस्टर। ये था टाइप 1 का सेंटेंस, इसमें नॉट भी आ गया और क्या वाला सेंटेंस भी है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आने से वो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। ऐसी सेकंड टाइप के सेंटेंस में तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं है। अब देखो एक वाक्य में क्या पहले आया था, लेकिन यहाँ पर क्यों बीच में आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे कि वाई इज योर ब्रदर नॉट हियर, तो ये योर ब्रदर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर बी की फॉर्म है, ये WH फैमिली वर्ड है और इसके बाद में नॉट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट यानी बची हुई चीजें। इसके साथ साथ टू बी फॉर्म के यूज तो खत्म होते हैं, लेकिन आपके लिए एक काम घर से सोचने के लिए मैं यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखूंगा, आपको बस क्या करना है उन 4 सेंटेंस के बारे में अच्छे से सोचना है और घर पे बनाने की कोशिश करनी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये सेंटेंस चारों के चारों क्या बनेंगे। पहला सेंटेंस, तुम कौन हो। नंबर दूसरा सेंटेंस, कौन हो तुम। नंबर तीसरा सेंटेंस, हो कौन तुम। और नंबर चौथा सेंटेंस, तुम हो कौन। ये चारों सेंटेंस हैं तो प्रश्नवाचक सेंटेंस ही, लेकिन सच बताता हूँ आपको बड़ा मजा आएगा इसे करने में। तो गाइज ये वीडियो आज की मैं यही खत्म करता हूँ। आज का काम इनको सोचना है, आपके लिए काम है कि इनके ऊपर विचार करें, इनको अच्छे से याद करें और इनको अच्छे से पहले समझ लें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कम से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने सेंटेंस एक बार में सभी के सभी लिख करके दूंगा आपके होमवर्क के लिए। आप नेक्स्ट डे में उनको बनाएं और उसके नेक्स्ट डे में मैं इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस की इंग्लिश फॉर्मेशन होगी वो दूंगा। ठीक है गाइस, तो जिसको ये वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ इन्हें शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और लिखने का काम जितनी जल्दी ध्यान से साथ साथ होता रहे उतना अच्छा है गाइस। बेहतर ये रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की जगह इसको हाथों हाथ समझ के लिखते रहें ताकि ये काम पेंडिंग ना रह जाए। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।